नमस्कार दोस्तों, मास्टर टिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के पढ़ते हैं। और ये यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, खास करके पीसीएस एग्जाम को लेकर के ये नोट्स तैयार किया गया है। हैंड राइटिंग नोट्स है, चैप्टर वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे और कोशिश की है मैंने कि यहाँ पे सारे पॉइंट को उतार करके आप लोगों के सामने लाने का हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से। और ये आई होप कि आप लोग को बहुत सहायता करेंगे एग्जाम में, मेन एग्जाम और आपका पीटी एग्जाम दोनों में ही। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होते हैं। भारत में अंग्रेजों के सबसे पहले राजनीतिक सत्ता बंगाल में हासिल की थी। यह सत्ता अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से प्लासी के युद्ध में 1757 और बक्सर के युद्ध 1764 के माध्यम से जीत हासिल करके किया था। बंगाल की अगर पृष्ठभूमि की हम लोग बात करते हैं तो बंगाल की पृष्ठभूमि की देखा जाए तो बंगाल में कौन कौन था? आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये क्या था? मुगल काल का सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से था क्या बंगाल। 1971 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। कितने में? 1701 में। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खां ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्रता शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार मुर्शिद कुली खां पहला शासक था जिसके नेतृत्व में बंगाल पूर्णतः स्वतंत्र राज्य बन गया था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित कर दी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड कलर के रंग में लिखा गया है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में भू सुधार किया और नई भू राजस्व प्रणाली स्थापित की। इसके लिए उसने जमींदारी यानी कि अर्थात एक नए जमींदार वर्ग का गठन हो गया। इसका आगे चलकर किसको हम लोग जानेंगे क्या, पर आधारित एक कुलीन वर्ग का गठन किया। कुलीन का अर्थ ही होता है जमींदार, ठीक है ना, और आगे चलकर एक वर्ग के रूप में धारण कर दिया। और इसकी सहायता से उन्होंने क्या किया, बंगाल में भू राजस्व जो हम लोग बोलते हैं ना कि टैक्स, भूमि को लेकर के टैक्स देने की ये प्रथा को चालू कर दिया। के अंतर्गत इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया और भू राजस्व की वसूली की गई। इजारेदारी प्रथा आखिर है क्या? जब किसानों से कर यानी कि भू राजस्व वसूलने हेतु बिचौलियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को कहते हैं इजारेदार प्रथा कहते हैं। यानी कि जैसे कि सोचिए आज के डेट में हमारे को बैंक से लोन मिल जाता है। जो व्यक्ति बैंक से डायरेक्ट लोन लेते हैं वो तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन बैंक में कुछ वर्ग, कुछ लोग को रख दिया जाता है जो हमारे घर आकर के हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक लेकर के हम लोग को लोन देता है। तो वो बीच में जो होते हैं उसी को कहते हैं बिचौलिया। ये आज का नहीं है, पुराने जमाने से ही चलते हुए आ रहा है, जिसको हम लोग आज के जमाने से बैंक के क्लर्क के नाम से देखते हैं। उसी तरह से जब आते हैं राजा, जमींदार और किसान। ये जो जमींदार होते हैं ये बिचौलिया का काम करते हैं, यानी को बीच का है किसके? राजा और किसान के बीच में। और यही है इजारेदार, वही बस अर्थ है। जमींदार वर्ग का गठन तो किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। ये हर एग्जाम में ये आते हैं। जमींदारी वर्ग का गठन किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था। उसके बाद यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है, देखिएगा। कालांतर में 1793 में कर्निवालिस ने भू राजस्व की वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था का गठन किया। तो इस व्यवस्था में जिन जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया वास्तव में वही बंगाल के जमींदार थे। यानी कि भूमि का शासन जिनके द्वारा बनाया गया था वही बंगाल का आगे चल करके जमींदार बना। मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और उसका उत्तराधिकारी सरफराज खां और उसका अलीवर्दी खां के समय में बंगाल काफी संपन्न हो गया था। इसका लाभ उठाकर यूरोप कंपनियां अर्थात अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डेनिश आगे जाकर के इन्होंने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली थी, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अलीवर्दी खां बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसने यूरोपीय कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखा और युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होने दी। इसके कालांतर में अंग्रेज और चंदननगर फ्रेंच की यूरोपीय बस्तियों की किलेबंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज है, व्यापारिक जो सबसे ज्यादा होता था वो हुगली, क्योंकि वह एक बंदरगाह था। और अलीवर्दी खां ने क्या किया था, उसमें शक्तिशाली शासक था और वो अंतिम शक्तिशाली शासक था
जो यूरोप कंपनी, फ्रेंच कंपनी, डच कंपनी और अंग्रेज कंपनी को बंगाल में प्रभुत्व स्थापित करने नहीं दिया था। और उनका कहना भी था, ये आगे आलिवर्दी खां का कहना था कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देगी और यदि छोड़ दिया जाए तो ये काट काट के मार डालेगी। यानी इसको मधुमक्खियों के साथ कंपेयर किया गया था, किनको ना, ये जो यूरोपियन कंपनी है ये सबको। और ये कहा गया था इसके बारे में, किसके साथ तुलना किया गया था, तो मधुमक्खियों के साथ तुलना किया गया था। अब आगे आते हैं सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां का पोता जो था सिराजुद्दौला। और ये क्या किया, सिराजुद्दौला के बाद इन्होंने उत्तराधिकारी जो संभाला था, अप्रैल 1756 में शासक बना। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि 1756 में किसके शासनकाल में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, या ये भी आते हैं प्लासी का युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था। तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसमें। तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि अगर देखा जाए, बंगाल की गद्दी के लिए सिराज ने 3 प्रतिद्वंदी थे। एक्चुअली सिराज के विरुद्ध जो थे वो 3 प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन था, शौकत जंग जो उसका चचेरा भाई था जिसको उन्होंने मरवा दिया था, घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी जिसको उन्होंने जेल में बंद करवा दिए गए थे, और मीर जाफर जो कि उनका सेनापति था। उसको हटाकर मीरदान को सेनापति के रूप में उन्होंने बना दिया था। ये तीनों अंग्रेजों से मिलकर, कौन तीनों ना, शौकत जंग, घसीटी बेगम और मीर जाफर, तीनों ने अंग्रेजों से मिलकर सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये काम किया था। सिराज ने मीर जाफर को हटाकर मीर मदान को सेनापति बना दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिराज ने किसको हटाकर किसको सेनापति बना दिया, यानी कि मीर जाफर को हटाकर किसको सेनापति बना दिया। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ 3 प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बढ़ गया था। पहला जो था, अंग्रेजों द्वारा नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले को बढ़ावा देना। और इसमें सीधी सीधी बात है भाई, कोई भी उसमें अगर कोई बढ़ावा देता है तो घरेलू झगड़े को बढ़ावा देता है तो उसका विरोध करना आम बात है। दूसरा पॉइंट क्या था, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता की व्यापारिक बस्ती थी, कि किलेबंदी को मजबूत बना दिया था, किसने, अंग्रेजों ने मजबूत बना लिया था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फारुखसियार, जिसको हम लोग फारुखसियार को घिरनीतकार के नाम से भी जानते हैं, द्वारा अंग्रेजों को दिए गए सीमा शुल्क मुक्त व्यापार के आधार पर, बोलते हैं ना पत्र, जो दस्तक का दुरुपयोग करना। अब ये दस्तक है क्या, तो दस्तक कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी के निजी कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। इसकी नवाब को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था, ठीक है, क्योंकि दस्तक प्रथा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। अंग्रेजों से सिराज ने युद्ध करने की ठान तो ली थी, लेकिन सिराज के खिलाफ अंग्रेजों का मुख्य मोहरा मीर जाफर बना, जिससे हटाकर सिराज ने मीर मदान को सेनापति बना दिया। इससे अंग्रेजों को गुप्त संधि और सिराज को धोखा, इस तरह से ये हुआ। तीसरा कारण जो इंपॉर्टेंट ओवरव्यू के सामने आया, उपरोक्त कारणों के आधार पर सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण करके 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, क्योंकि बिना बताए बिना इत्तला किए उसमें आक्रमण कर दिया था। और इसमें वो ये क्या, देखिए इसमें सिर्फ जीता ही नहीं, उन्होंने कितना भयानक कांड वहाँ पे किया था, जिसको हम लोग काला कोठरी या त्रिसदी के नाम से जानते हैं, जो 20 और 21 जून को उन्होंने हमला किया था। 20 जून को और 21 जून को इन्होंने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था, और ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको नाम दिया गया है। और ये चैप्टर 2 के तहत हम लोग आ रहे हैं इसमें, इसलिए क्योंकि फोर्ट विलियम पर आक्रमण के दौरान सिराज ने 446 कैदियों को, यानी कि जो अंग्रेज लोग था उनको बंदी बना लिया था। और सिर्फ बंदी बनाने हैं, उनमें से कुछ स्त्रियां और कुछ बच्चे भी थे। उन्होंने क्या किया, इन सभी बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और 21 जून 1756 को प्रातःकाल जब तक ये कमरा खोला गया तो उसमें 446 में से सिर्फ 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, जिनमें से उस घटना की जानकारी देने वाला अंग्रेज हॉलवेल भी शामिल था। इतिहास में इस घटना को कालकोठरी त्रिसादी के नाम से जाना गया है। इस घटना के बाद कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा था। जब क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया तो नवाब सिराजुद्दौला क्या हुआ कि भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों के साथ अलीगढ़ नहीं, यहाँ पे आली नगर की संधि कर ली। इसके तहत नवाब ने दस्तक के पहले जैसा उपयोग की इजाजत दे दी।
ठीक है। इसके बाद क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर एक काठपुतली शासक बैठाने के लिए सिराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराज के विरोधियों में निम्न विरोधियों ने क्लाइव का साथ दिया। मीर जाफर जो उसका पूर्व सेनापति था, उन्होंने क्लाइव का साथ दिया। राय दुर्लभ जो बंगाल का दीवान था, उन्होंने भी क्लाइव का साथ दिया। और जगत सेठ जो कि बंगाल का एक व्यापार बहुत बड़ा सेठी व्यक्ति था, उन्होंने भी क्लाइव का साथ दिया। और इस तरह से एक गुप्त समझौता के तहत यह तय हुआ कि एक छद्म केवल दिखाने के लिए एक युद्ध लड़ा जाएगा, जिसके तहत ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद सिराज को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। यानी कि देखा जाए तो ये युद्ध ही नहीं था। 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर नदिया, जो प्लासी नामक ये स्थान कहाँ पे है कि नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध हुआ। अब ये है क्या, ये हुआ क्या था, किस तरह से अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। और सिराजुद्दौला का जो सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ और दुर्लभ राय ने किया था। अब यहाँ पे देखिए प्लासी का युद्ध वर्सेस क्लाइव की, तो मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ वर्सेस क्लाइव की सेना। तो यहाँ पे जो युद्ध लड़ा गया था, इसमें क्या होता, तो वास्तव में देखिए अब हुआ क्या था, क्योंकि वास्तव में मीर जाफर, राय लतीफ, दुर्लभ ये कोई भी राजा के साथ नहीं था, ये किसके साथ था? क्लाइव के साथ ही था। तो ये नवाब की ओर से तीनों ने भी एक भी गोली नहीं दागी या एक भी बार नहीं किया और सिर्फ देखते ही रह गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिराजुद्दौला उसी युद्ध में मारा गया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने युद्ध कौशल से नहीं जीता था, बल्कि यह तो केवल एक षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत ही इन्होंने ये युद्ध जीता था। कौन? क्लाइव। यह अंग्रेजों के युद्ध कौशल का परिचायक नहीं था। और इसमें प्लासी एक सौदा था अगर देखा जाए तो, जिसमें मीर जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। ये किनका कथन था? के.एम. पनिकर, जो कि एक इतिहासकार हैं, उनका कहना था। प्लासी के बाद भारत के सबसे समृद्ध प्रांत को दस्तक के दुरुपयोग निजी व्यापारियों और घूस के माध्यम से अंग्रेजों ने जी भर करके लूटा, क्योंकि वहां पे कोई नियंत्रण करने वाला था नहीं। अब मीर जाफर 1757 से लेकर के 1760 अंग्रेज बोलते हैं ना किंग मेकर की भूमिका में आ गए। उन्होंने किंग बनाने वाला के रूप में आ गए, क्योंकि राजा बना रहे थे। किनको? मीर जाफर को बना दिया, किसके? सिराजुद्दौला को मार करके। और 30 जून 1757 को मीर जाफर को नवाब बनाया गया। इसके बदले में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी, भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया और साथ ही 37 लाख पाउंड युद्ध हर्जाने के रूप में दिया। अब देखिए उनके साथ वो युद्ध भी लड़ा, उनके साथ भी उसी को पैसा भी दिया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में, चैप्टर 3 में आ जाते हैं ये सारी चीज जो हम उठाए हैं यहाँ से। इम्पोर्टेंस जो चीज़ है उसी को हम यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, क्योंकि खास करके ये नोट्स यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम को लेकर के बनाया गया है, हैंडराइटिंग नोट से। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो मीर जाफर ने यद्यपि 24 परगना की जमींदारी प्रदान करने और बंगाल के सभी फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेजों के हवाले कर उन्हें खुश करने का प्रयास किया, लेकिन प्लासी के बाद किंग मेकर की भूमिका में आने वाले अंग्रेजों का लालच इतना बढ़ गया कि वो वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अपनी दामाद मीर कासिम के पक्ष में 1760 में सिंहासन त्याग दिया। बोलते हैं ना लालच बुरी वाला, लेकिन अंग्रेजों का लालच इतना बढ़ गया कि थोड़ा से लेकर मन भरने वाला नहीं था। अब हुआ क्या, देखिए आगे चल करके। मीर जाफर ने किसको राजगद्दी दे दिया? मीर कासिम, जो कि उसका दामाद था। और मीर कासिम ने 1760 से लेकर के 1763 तक कुछ परिवर्तन किए। और क्या क्या हुआ? अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे योग्य व्यक्ति था और अंग्रेजों को नियंत्रण करने के लिए मीर कासिम ने 4 बड़े कदम उठाए। तो अंग्रेजों से दूरी बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को चेंज कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। और जब मुंगेर स्थापित कर दिया तो दूसरी पॉइंट उसने क्या किया, जो 4 परिवर्तन किए, अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने लगा था। पहले क्या होता था कि भारतीय सेना तो अपने हिसाब से युद्ध कर रहा था, युद्ध कौशल था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के ढंग से जिस तरह से उन लोग युद्ध करता है उसी तरह से प्रशिक्षण देना। मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाना स्थापित कर दिया, यानी कि युद्ध की पूरी तैयारी करने लगा। अंग्रेजों द्वारा दस्तक, जो कि 1717 ईस्वी में फारुखसियर द्वारा जारी व्यापारिक फरमान का दुरुपयोग को रोकने के लिए बंगाल में आंतरिक व्यापार के सभी शुल्कों की समाप्ति कर दी। अब भाई जब लूट रहा है तो सभी लूटो,
तो क्या किया इन्होंने, जो अंग्रेजों को जो दस्तक पर ये दिया था उन्होंने ये खत्म कर दिया। अंग्रेजों के अलावा आम नागरिकों के लिए भी ये फरमान जारी कर दिया। इसमें क्या हुआ कि जो व्यापार में सिर्फ और सिर्फ जो शुल्क अंग्रेज को मिल रहा था वो क्या वो नहीं मिल रहा। व्यापारियों चुंगी यानी कि शुल्क समाप्त करने से इसका लाभ सभी भारतीयों को भी मिलने लगा, लेकिन कासिम का यह कदम अंग्रेजों को रास नहीं आया, क्योंकि इसके पहले शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ 1717 के फरमान के अनुसार केवल कंपनी को ही मिलता था। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और यही बक्सर के युद्ध में 1764 की पृष्ठभूमि बनी। अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य संगठन का निर्माण किया, जिसमें कासिम के अतिरिक्त 2 अन्य सेनापति थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, और जब ये है अब सैन्य संगठन के अगर देखा जाए, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज सेनापति किनके साथ हुआ था, हेक्टर मुनरो के साथ। बक्सर की जीत वास्तव में अंग्रेजों की युद्ध कौशल का परिचायक था। इसमें अंग्रेजों की तीनों सेनापतियों को एक साथ हराया। अंग्रेजों ने 3 सेनापति को एक साथ हराया था भारत के, ठीक है ना। कौन किनको हराया था, तो सबसे पहले मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला को हराया था बक्सर का युद्ध में। इस प्रकार प्लासी ने बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित की थी और बक्सर ने अंग्रेजों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित किया, क्योंकि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी पराजित किया था। बक्सर युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में रखा और बंगाल का नवाब बनाया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आगे आएंगे बंगाल में द्वैत शासन, जो कि 1765 से लेकर के 1772 तक था, और ये क्लास आज तक के होते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है शायद, और इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे। और अगर कहीं पे कोई डाउट है या फिर किसी भी तरह का यह, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, और अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इसको जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू।